हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज का जो रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है, ये किया है अक्षय ने। अक्षय जो कि हमारी एक सब्सक्राइबर हैं और हिमाचल के ही रहने वाले हैं। गाइस, आज से पहले मैंने कभी भी अपने चैनल पर काले जादू से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। ये इस चैनल पर काले जादू से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो होगी। इस कहानी को अपलोड करने का भी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रीज़न है मेरे पास, और ये क्या है, ये कहानी सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में जो काला जादू है वो इतना ज़्यादा अलग है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। डू यू गाइस बिलीव कि ये जो काला जादू होता है, ये किसी भी हंसते खेलते परिवार को या इंसान को पूरी तरह से बर्बाद करने का दम रखता है? और इस कहानी को सुनने के बाद आप इस चीज पर शायद बिलीव भी करने लग जाएंगे, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो। जैसे अगर आप हॉरर स्टोरीज के फैन हैं तो आपने आज तक बहुत सारी ऐसी काली जादू से रिलेटेड कहानियां सुनी होंगी, रियल इंसिडेंट सुने होंगे, जिनमें जो कि अक्सर बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, है ना। लेकिन आज जो रियल हॉरर इंसिडेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये उन सब से बहुत ज़्यादा हटके है, बहुत ज़्यादा हटके। और ये भी एक रीज़न है कि इस स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पर्सनली जब मैंने इस इंसिडेंट के बारे में सुना तो गाइस, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। खैर, अब मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और सीधा कहानी की तरफ बढ़ती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गाइस, ये इंसिडेंट जो है, ये है आज से लगभग 25 से 30 साल पुराना, यानी 90s का ये हॉरर इंसिडेंट है। सो ये इंसिडेंट शुरू होता है हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से प्यारे से गांव से। अब अक्षय ने मना किया है इस गांव का नाम नहीं बताने से, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ इससे अफेक्ट हो सकती है, तो मैं उस गाँव का नाम तो आपको नहीं बता सकती। हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट आपको बता चुकी हूँ, स्टेट आपको बता चुकी हूँ। सो ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है दो परिवारों से। दो परिवार जो आपस में पड़ोसी थे और खानदानी दुश्मन थे, यानी कि उनकी जो लड़ाई थी आपस में, वो उनकी पीढ़ियों से चली आ रही थी, उनके पूर्वजों से चली आ रही थी। और ये ऐसी लड़ाई थी कि ये आगे से आगे बढ़ती ही चली जा रही थी और खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, या शायद किसी ने कोशिश भी ना की हो। अब आप गेस कीजिए कि इनकी लड़ाई का मेन रीजन क्या होगा, और अगर आपने गेस कर लिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर गेस नहीं कर पाए हैं तो मैं बता दूं कि लड़ाई का रीज़न बहुत ही ज़्यादा कॉमन था, जो अक्सर लोगों के बीच में होता है, ज़मीनी विवाद। उन लोगों के घर जो थे वो आमने सामने थे और बीच में एक बहुत बड़ा खेत था। तो उन दोनों फैमिलीज का ये मानना था कि ये खेत हमारा है। मतलब उस खेत को लेकर आए दिन वो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, और ये झगड़ा कई बार तो इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि वो लोग हाथापाई पर उतर आते थे, और अक्सर वहां पर पुलिस का आना नॉर्मल बात थी। अब ये झगड़ा पीढ़ियों से चला आ रहा था, तो इसको खत्म करना इतना इजी नहीं था। बहुत बार पुलिस वाले आए गए और कोर्ट में भी केस चल रहा था, और जमीन का फैसला अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन इन दोनों फैमिलीज के मेंबर्स का ये मानना था कि ये जमीन हमारी है। दोनों में से एक भी फैमिली उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जो कि बहुत बड़ा रीजन था इस लड़ाई के आगे बढ़ने का। सो गाइज, ये इंसिडेंट आगे स्टार्ट करने से पहले मैं इन दोनों फैमिलीज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं कि ये दोनों फैमिलीज जो थी, ये एक फैमिली थी कविता की और दूसरी फैमिली थी सरिता की। सो कविता की जो फैमिली थी उसमें उसका बेटा, उसकी बहू और उसकी बेटी थी। उसके पति की डेथ हो चुकी थी, तो इसलिए उसकी फैमिली में सिर्फ ये 4 लोग थे। और दूसरी तरफ जो सरिता थी, उसकी फैमिली में उसके 2 बेटे थे और उसका पति था। यहाँ भी 4 लोग ही थे। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो खेत उनके घर के सामने था, तो सरिता का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम नरेश था, वो इस खेत में कुछ पौधे ऐसे ही उगाने लग जाता है। जैसे कि आपको पता है कि गांव में फार्मिंग करना आम बात होती है, तो उस खेत पर कब्जा करने के लिए जानबूझ के वहाँ पर कुछ पौधे लगाना शुरू कर देता है। तो जब वो पौधे लगा रहा था, उस पर कविता के बेटे की नज़र पड़ जाती है। अब जब वो देखता है कि नरेश उसके खेत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भाग कर जाता है और एकदम से उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है,
तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुमने फिर हमारे खेत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अपना भला चाहता है तो यहाँ से चुपचाप उठ जा, वरना अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अब ये धमकी सुनकर नरेश को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो कविता के बेटे को धमकाने लग जाता है, जा जो करना है कर ले, मैं तो इसी खेत में पौधे उगाऊंगा। अब ऐसे ही उनकी जब बहस चालू हो जाती है और वो जोर जोर से आपस में लड़ने लग जाते हैं, गालियां देने लग जाते हैं, तो वहां पर एक एक करके उनके फैमिली मेंबर भी आ जाते हैं। अब आमने सामने कविता और सरिता दोनों की फैमिलीज थी और वो आपस में बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। हालांकि गांव के कुछ लोग भी वहां पर शामिल थे और वो भी उन लोगों को देख रहे थे, लेकिन गांव वालों को पता था कि इनके बीच लड़ाई झगड़ा नॉर्मल बात है, तो कोई भी उनकी लड़ाई के बीच में आता नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि इसका कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं, खामखा वो दोनों परिवारों की नज़रों में बुरा बन जाएंगे। इसलिए कुछ लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अब उनकी ऐसे ही वर्बल लड़ाई हो रही थी और वो सिर्फ गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स एक दूसरे के लिए यूज़ कर लेते हैं कि उनकी लड़ाई मारपीट में बदल जाती है। हालांकि हाथ तो सब एक दूसरे पर उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर कविता का जो बेटा था उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। ये चोट उसके सर पे लगी थी और इतनी गहरी थी कि उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर कविता, उसकी बहू और उसकी बेटी तीनों रो रहे थे और सामने वाले परिवार को यानी कि सरिता के परिवार को कोस रहे थे। अब वहाँ पर भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस का आना उनकी लड़ाई में आम बात थी, वो हर बार ही आती थी, लेकिन उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकलता था, क्योंकि ये जो ज़मीन का केस था ये काफ़ी टाइम से कोर्ट में चल रहा था और जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई थी। इसी वजह से ये फैमिलीज आपस में लड़ती रहती थी। अब उस दिन उनका झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था, कविता के बेटे को चोट आती है और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। कविता पुलिस को बताती है कि ये ज़मीन उसकी है और ये लोग उस पर कब्जा कर रहे थे और इन्होंने ही सबसे पहले मारपीट करना शुरू की। अब जो पुलिस वाले हैं वो उनसे बोलते हैं कि इस लड़ाई का कोई आई विटनेस है तो उनके सामने उसे लाया जाए ताकि उसका नाम रिपोर्ट में लिख सके, लेकिन जो गाँव वाले वहाँ पर खड़े थे वो आई विटनेस बनने से कतरा जाते हैं। उनको लगता है कि अगर वो किसी एक फैमिली का साथ देंगे तो दूसरी फैमिली से उनकी बिगड़ जाएगी, इसलिए वो साफ मना कर देते हैं कि वहाँ पर हम थे ही नहीं, क्योंकि गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि उनकी लड़ाई कभी ना सॉल्व होने वाली लड़ाई है। तो वो बीच में पड़कर बुरे नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वो किसी एक का भी साथ नहीं देते हैं। अब इस बात को देखकर कविता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस गुस्से को गाँव वालों पर नहीं उतारती। वो सीधा सरिता को धमकी देती है और उसे कहती है कि अब से अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे और अब मैं देखती हूँ कि तेरी बर्बादी को कौन रोकता है। अब सरिता उसकी तरफ देखती है और बोलती है, चल जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे, और तू कुछ बिगाड़ के तो दिखा, मैं भी तुझे सीधा करना अच्छे से जानती हूँ। अब ऐसे ही वो दोबारा से पुलिस वालों के सामने शुरू हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले जो वहाँ पर आए थे वो उनकी रिपोर्ट लिखते हैं और वापस से पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और उन सबको भी अपने अपने घर भेज देते हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद जो सरिता की फैमिली थी, हालांकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा रिच थे, आज से जैसे 25-30 साल पहले की बात है, 90s की, तो उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे। उस टाइम पे उनकी एक बहुत फेमस, बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, जिसकी वजह से वो आसपास के गाँव में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और लोग अक्सर उन्हीं की दुकान से सामान लेके जाया करते थे और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिच भी थे एज़ कम्पेयर टू कविता की फैमिली। तो कविता की फैमिली का जेलसी का रीज़न एक ये भी बहुत बड़ा था कि सरिता की फैमिली फाइनेंशियली उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कुछ टाइम बाद जो सरिता का पति था वो ट्रांसपोर्ट का अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। वो 2-3 ट्रक खरीदता है और उसका बिजनेस बहुत कम टाइम में, लाइक 2-3 महीने में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको उस तरफ से भी बहुत ज़्यादा इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। अब जो सरिता की फैमिली थी, ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में अक्सर यही होता है कि जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो इंसान हमेशा जो फाइनेंशियली वीक होता है उस इंसान पर हावी होने की कोशिश करता है। और यहाँ पर सरिता और कविता की फैमिली आपस में पहले खानदानी दुश्मन थे और ऊपर से कविता के बेटे को नरेश ने चोट भी पहुँचाई थी, उसके साथ हाथापाई की थी। हालांकि हुई तो दोनों के बीच ही थी हाथापाई, लेकिन चोट जो लगी थी वो कविता के बेटे को ही लगी थी। कविता और उसकी फैमिली के मन में उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा गिल्ट था और ऊपर से अब सरिता की फैमिली उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी, बात बात पर जैसे ताने मारना या जो भी चीज़ें वो कर रहे थे।
अब जो कविता के मन में गुस्सा था वो और ज़्यादा पनप रहा था, वो नफ़रत जो थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन सरिता की फैमिली ये सोच रही थी कि तो गरीब हैं, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, तो वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे उनको ताना मारने का या टीज़ करने का। लेकिन जो कविता थी वो अब मुँह से कुछ भी नहीं बोलती थी और उनकी बातों को चुपचाप सुन लेती थी। हालांकि ये सरिता की फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी, लेकिन उनको लगता था कि शायद वो और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं, इसकी अब औकात नहीं रह गई है हमारे सामने कुछ बोलने की, ये उनका मानना था। अब जैसे कि सरिता की फैमिली के बारे में आपको बताया कि उसके पति ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसका बिजनेस बहुत बहुत आगे बढ़ रहा था और उसने जो 2-3 ट्रक पहले डाले थे, अब उसके ट्रक बढ़कर 5-6 हो गए थे। मतलब उस पैसे से उसने और ज़्यादा ट्रक ले लिए थे। तो एक दिन क्या होता है कि जो सरिता का पति था उसको पता चलता है कि उसके एक ट्रक का ड्राइवर जो है वो काम पर नहीं आया किसी भी रीज़न की वजह से। उस टाइम पे सेलफोन भी नहीं होते थे कि वो उससे कॉल करके पूछ सकता कि वो कहाँ पर है, और जो माल की डिलीवरी थी वो भी अर्जेंट करनी थी। सो वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही ट्रक चलाकर माल की डिलीवरी खुद कर कर आएगा, और ये बात अपनी पत्नी को बताकर वो ट्रक लेकर सामान लेकर निकल जाता है। अब ये बात है कुछ सुबह की, तो सुबह वो ट्रक लेकर निकल जाता है और शाम तक वो पूरा सामान डिलीवर कर कर वापस रात को अपने घर आने लगता है। लेकिन आपको पता है कि पहाड़ी रास्ते कैसे तंग होते हैं, और वो इतना एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर भी नहीं था। हालांकि उसे ड्राइविंग आती थी, लेकिन डेली ड्राइव करना और कभी कभी ड्राइव करना, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जैसे वो रात को वापस आ रहा था तो 11 साढ़े 11 बजे के करीब उसकी ट्रक का अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गहरी खाई में नीचे गिर जाता है, और सरिता के पति की मौत ऑन द स्पॉट ही हो जाती है। अब जिस रोड से वो आ रहा था वो रोड काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, और उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट और उस टाइम पे गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती भी नहीं थी लोगों के पास, बहुत इक्का दुक्का गाड़ियाँ होती थी। तो उस रोड से बाद में जो गुजरा होगा उसने देखा होगा कि खाई में ट्रक गिरा है या जैसे भी, तो उसने जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, तब जाके पुलिस आई होगी। हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा तड़पा हो और उसने मदद मांगी हो, लेकिन आसपास बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया था तो कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाया। तो किसी ने उसे देखा नहीं और कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर पाया। लेकिन जब तक वो पुलिस वालों को मिला तब तक वो मर चुका था। अब ये बात उसकी फैमिली को पता चलती है तो उनकी फैमिली तो एकदम से शॉक में आ जाती है। उनको समझ नहीं आता कि अचानक ये कैसे हो गया। अब एक तरफ उनकी फैमिली में सब बहुत ज्यादा दुखी थे, वहीं दूसरी ओर जो कविता थी वो अपने घर में आस पड़ोस के लोगों को मिठाइयाँ बांटने लग जाती है। अब उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसे पता था कि वो उसकी दुश्मन है, और अगर उसकी फैमिली को इतना ज्यादा बुरा टाइम देखना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली उसके दुश्मन बहुत ज्यादा खुश होंगे। अब सरिता उस टाइम पे लड़ती नहीं है और ना ही वो उस कंडीशन में थी, क्योंकि उसने अपना पति खोया था। तो वो चुप रहती है और उसकी फैमिली मेंबर भी चुप होते हैं, इस चीज पे कुछ भी रिएक्शन नहीं देते उस कविता को। अब इसके बाद धीरे धीरे से टाइम बीतने लगता है, तो जो बिजनेस था, जो सरिता के पति का बिजनेस था, जो किराने की दुकान और ट्रांसपोर्ट का, तो अब वो बिजनेस उसका बड़ा बेटा संभालने लगता है, क्योंकि छोटा बेटा जो था उसकी एज अभी 18 से कम थी, इसलिए उसे बिजनेस की इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। लेकिन वो दुकान का थोड़ा बहुत काम कर लेता था, और जो उसका बड़ा बेटा था वो 21-22 साल का था, और वो अपने पापा का सारा बिजनेस खुद संभालने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बिजनेस संभालता है उन्हें आए दिन बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने पड़ रहे थे अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, और उनकी दुकान भी अब चल नहीं पा रही थी। अब इस चीज़ का रीज़न उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सब पहले जैसे ही था। हालांकि लोग ऐसा सोच लेते हैं कि पहले जो इनके फादर थे नरेश और सुरेश के, तो वो अच्छे से बिजनेस संभालते थे। अब बच्चे कहाँ बिजनेस संभालेंगे, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये लोगों का मानना था। पर जो नरेश था वो दिन रात काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था कि बिजनेस बहुत अच्छा चले, लेकिन वो जितनी कोशिश करता शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो उतना ही पीछे हो जाता। अब उनका इतना नुकसान हो रहा था कि उनको एक एक करके उन्होंने जो भी ट्रक खरीदे थे वो उनको एक एक करके बेचने पड़ जाते हैं, और उनकी दुकान भी काफी ज्यादा लॉस में चल रही थी। अब उनके पास सिर्फ एक ट्रक बचा था, और शायद अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो उस ट्रक पर किसी ड्राइवर को रख पाए। इसीलिए जो नरेश था वो खुद से ट्रक चलाने का फैसला करता है कि वो खुद ही ट्रक चलाएगा और खुद ही सामान डिलीवर करेगा, जिसकी वजह से वो ड्राइवर रखने के पैसे बचा सकता है। और उसकी जो दुकान थी वो उसकी माँ संभालने लगती है, यानी कि सरिता।
तो एक दिन क्या होता है, नरेश हमेशा की तरह उस ट्रक से सामान डिलीवर करने जा रहा था और जब वो सामान डिलीवर करके आता है तो रास्ते में अचानक से उसके भी ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका ट्रक भी सीधा खाई में गिर जाता है और वो खाई भी बहुत ज्यादा गहरी थी और नीचे नदी थी और उसका ट्रक जाकर नदी में गिर जाता है। अब लकीली जब उसका ट्रक वहां से गिरा तो उसके पीछे भी एक और ट्रक चला हुआ था, तो वो ट्रक वाले देख लेते हैं कि सामने किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी अपना ट्रक वहीं पर रोक देते हैं और जैसे तैसे करके वहां नीचे खाई में रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे करके उस ट्रक के पास पहुंचते हैं। तो जो ट्रक नदी में गिरा था, हालांकि नदी की थोड़े साइड में गिरा था और उस ट्रक की हालत काफी काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे सेल फोन तो होते नहीं थे कि वो फटाफट से कॉल करके पुलिस को बुला लेते या एम्बुलेंस बुला लेते, इसलिए वो जैसे तैसे करके खुद ही नरेश को उस ट्रक से बाहर निकालते हैं और अपने ट्रक में डालकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। नरेश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसके हाथ पांव की हड्डियां टूट चुकी थी और उसके सर पे, मुंह पे और बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी काफी ज्यादा चोटें आई थी। हालांकि उसकी सांसें अभी तक चल रही थी और वो कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो नर्सेज और डॉक्टर्स उससे उसका एड्रेस पूछते हैं और वो उसके घर पर जैसे तैसे करके खबर पहुंचा देते हैं कि ऐसे नरेश का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है, आप लोग जल्दी से उस हॉस्पिटल में आ जाइए। तो जब तक उसके घर वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक इस प्रोसेस में लगभग 18 से 20 घंटे हो चुके थे, यानी कि एक दिन हो चुका था। अब उसके घर वाले आते हैं और मिलते हैं। नरेश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसकी माँ, उसका भाई जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी ज्यादा नहीं बोल पा रहा था, फिर भी उसकी माँ उससे बात करने का काफी ज्यादा ट्राई करते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो सिर्फ बोलता है कि उसके पापा उसे लेने आए हैं और उसे जाना पड़ेगा। अब ये सुनकर उसकी माँ जो थी वो एकदम से रोने लग जाती है। उनको शायद इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जो उसके पापा है, हालांकि उसके पापा की डेथ हो चुकी थी, जो उसके पापा की जो स्पिरिट है वो शायद नरेश को लेने आई है। इसका सीधा सीधा मतलब था कि नरेश अब नहीं बचेगा। इसके बाद नरेश अपनी माँ को बताता है कि उसकी गाड़ी के सामने वो आई थी। वो कौन, वो किसकी बात कर रहा है तू, बता मुझे किसकी बात कर रहा है तू। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वो हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स उसको नहीं बचा पाते और नरेश की भी डेथ हो जाती है। पहले सरिता ने अपने पति को खोया था और अब उसने अपने बेटे को भी खो दिया था, जिसकी वजह से अब सरिता तो एकदम सदमे में थी, क्योंकि पहले उसके पति की डेथ होती है, उसके बाद उसका बिजनेस काफी ज्यादा लॉस में जाने लगता है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे। अब वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब उसके बेटे की भी डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अंदर से अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो इस बात के लिए सिर्फ अपनी किस्मत को दोष दे रही थी। पता नहीं उसने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे कि इस जन्म में उसे ये सब देखना पड़ रहा है। अब जैसे किसी की डेथ होती है तो ऑब्वियसली गांव वाले, आस पड़ोस वाले जिस घर में डेथ हुई होती है उनसे बात करने आते हैं, और ये तो सडन डेथ थी, इतना जवान बेटा किसी का मरा था। तो जो गांव की औरतें थी वो अक्सर टाइम सरिता के साथ स्पेंड किया करती थी अपना। तो ऐसे ही एक दिन एक गांव की ही एक औरत आती है जो सरिता की वेल विशर थी, उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। तो ऐसी बातों बातों में वो सरिता से पूछने लगती है कि नरेश से जाते टाइम तुम्हारी कुछ बात हुई थी क्या, या कुछ उसने बताया हो तुम्हें, कुछ उसकी अंतिम इच्छा। तब सरिता बहुत ज्यादा जोर से रोते हुए बताती है कि नरेश तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसने बस ये बताया कि उसके पापा उसको लेने आए हैं और उसे जाना पड़ेगा। और तब उसको अचानक से याद आता है कि नरेश ने ये भी बोला था कि वो मेरे सामने आई थी। अब ये बात वो अपनी दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त थोड़ा ऐसे सोचने लगती है और फिर बोलती है, क्या कहा, जरा फिर से कहना। तब सरिता फिर से बोलती है कि उसने कहा था कि वो उसके सामने आई थी, लेकिन वो कौन थी मैंने उससे बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तब वो औरत थोड़ा सोचती है, जो सरिता की फ्रेंड थी, और फिर कुछ सोच के बोलती है कि तुझे क्या लगता है इतने दिनों से तेरे साथ हो रहा है कि ये नॉर्मल चीज है, जैसे तेरा पति मरा वैसे तेरा बेटा मरा, और एकदम से जो तेरी इतनी पुरानी दुकान थी जो कि बहुत अच्छी चल रही थी अचानक से ऐसे नुकसान में कैसे चलने लग गई, तूने कभी नहीं सोचा क्या अपने दिमाग में ये चीज। तब जो सरिता थी वो बोलती है,
अब मैं किसे कोसूं, किसको दोष दूं? ये सब तो मेरी किस्मत है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैंने पिछले जन्म में पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस जन्म में मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। तब सरिता की वो दोस्त बोलती है, इसमें तेरे पिछले कर्मों का कोई दोष नहीं है, ये जरूर उस कविता का किया धरा है। वो तो चाहती ऐसी थी कि तेरा कभी अच्छा ना हो, तुझे तो पता है वो तेरे से बहुत जलती थी और ये जरूर उसी का किया धरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारे परिवार पर कुछ ऐसा काला जादू कर दिया हो? तब सरिता का भी दिमाग थोड़ा टनकता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो तो कभी हमारा अच्छा चाहती ही नहीं है। तब उसको अचानक से जब लड़ाई हुई थी और कविता के बेटे के सर पर चोट आई थी, तब कविता ने सरिता को धमकी भी दी थी, अब तेरी बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सरिता का माथा रनकता है और वो अपनी दोस्त से बोलती है, हाँ तू सच बोल रही है, ये सब उसी का किया धरा है, ये पक्का उसी ने किया है, वरना आज तक इतना बुरा मेरे परिवार में किसी के साथ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तब उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि पास ही के गांव में माता रानी का एक रथ है, जिस भी घर पर काला जादू होता है माता का रथ उसके पुजारी उस घर में लाते हैं और माता खुद बताती है कि उस परिवार पर काला जादू हुआ है या नहीं हुआ और वो उस काले जादू को खत्म भी कर देती है। अब ये बात सुनकर सरिता अगले ही दिन उन्हीं माता रानी के दरबार में पहुंच जाती है और आज तक जो भी उसके साथ हुआ था वो सब वहाँ के पुजारी को बता देती है। अब जब पुजारी जी ये सब सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम अगले हफ्ते के मंगलवार को तुम्हारे घर आएंगे और पता करेंगे कि तुम्हारे घर पे किसी ने काला जादू किया है या नहीं किया। अब ऐसे ही होता है और अगले हफ्ते के मंगलवार को माता रानी का रथ उनके घर आता है। अब हिमाचल के जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये कहानी सुन रहे हैं, वो लोग तो जानते होंगे कि माता रानी का ये जो रथ होता है ये कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। खैर जो भी लोग इस बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि माता रानी का जो रथ होता है इसे जब लोग उठाते हैं तो उन्हीं लोगों का ये मानना होता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है और कैसे जाना है, लेकिन माता रानी का जो रथ होता है वो अपने आप से मूव करता है और माता को जिस डायरेक्शन में जाना होता है वो रथ को अपने आप से उसी डायरेक्शन में लेकर जाती है। तो ऐसे ही जब माता रानी का रथ सरिता के घर पे आता है तो वो सरिता के घर के चारों तरफ घूमने लगता है और ऐसे ही थोड़ी देर घूमने के बाद वो जाकर जो सरिता के घर का आंगन था वहां पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, तो वो रथ उसी आम के पेड़ के पास रुक जाता है और माता रानी अपने पुजारी को उस जगह की मिट्टी खोदने के लिए कहती है। अब पुजारी ये बात सरिता के घर वालों को बताता है और गांव के कुछ लोग उस जगह पर खुदाई करने लग जाते हैं जिस जगह पर माता रानी ने खुदाई करने के लिए कहा था। अब जब वहां से मिट्टी को खोदा जाता है तो उस मिट्टी के लगभग 3 से 4 फीट नीचे एक बहुत ही ज्यादा पुरानी मूर्ति मिलती है। उस मूर्ति को मिट्टी में से निकाला जाता है तो उसे आंगन में रखा जाता है और जब उस मूर्ति से मिट्टी साफ की जाती है तो वो मूर्ति दिखने में बहुत ज्यादा पुरानी लग रही थी और बहुत ज्यादा महंगी भी लग रही थी। तो जब वो मूर्ति उस आंगन से निकलती है तो जो पुजारी थे वो सरिता के सभी फैमिली मेंबर्स को उनके घर के अंदर आने की सलाह देते हैं। वो सब पूजा घर में बैठ जाते हैं और सामने पुजारी जी बैठे हुए थे। तब पुजारी जी उनको बताते हैं कि ये जो मूर्ति है ये बहुत ही ज्यादा पुरानी और बहुत ही ज्यादा दुर्लभ मूर्ति है और इस मूर्ति का यूज किया जाता है अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम के लिए और ये मूर्ति चलती है काले जादू की वजह से। अब जो सरिता थी उनका जब ये मूर्ति खुदाई में निकली थी तो सरिता तो समझ गई थी कि इस मूर्ति में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर उसके बाद वो पुजारी जी को पूछती है कि मूर्ति यहाँ पर आई कैसे और ये किसने गाड़ी है। तब पुजारी जी बोलते हैं कि इस मूर्ति पर काला जादू करके तुम्हारे आंगन में किसी ने गाड़ दिया था और इस मूर्ति की एक खासियत होती है कि इस मूर्ति को जहाँ भी दबाया जाता है उस मिट्टी में ही एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अब ये मूर्ति जैसे जैसे सीधी होती जाती है वैसे ही जिस परिवार पर या जिस इंसान पर ये काला जादू करके जमीन में गाड़ी गई होती है उस इंसान या उस फैमिली का बहुत ज्यादा अच्छा होने लग जाता है, यानी कि वो रंग से राजा बन जाते हैं। इस मूर्ति में इतनी ज्यादा पावर होती है, लेकिन जैसे जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते ही उल्टी होने लगती है वैसे वैसे जितना अच्छा उस फैमिली के साथ पहले हुआ होता है उसके बाद उस फैमिली के साथ उतना ही ज्यादा बुरा होने लगता है। इतना बुरा कि उस फैमिली के मेंबर्स की एक एक करके जान जाने लगती है और जिस भी परिवार पर ये जादू किया गया होता है वो पूरा का पूरा परिवार बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत मर जाता है। अब सरिता समझ चुकी थी कि ये किसका काम था और ये किसने किया था, लेकिन कुछ लोग इस चीज पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। तो हालांकि पुजारी जी खुद उस इंसान का नाम नहीं बताते जिसने ये काला जादू किया था,
लेकिन वो सेफ्टी के लिए सरिता के परिवार को कुछ ऐसी ताबीज और माता रानी की एक मूर्ति दे देते हैं, जिसकी वजह से उसके परिवार पर इस काले जादू का असर खत्म हो जाता है। और इसके बाद उसके पूरे घर के बाहर एक कार खींच के जाते हैं, कार इन द सेंस की एक लाइन खींच कर जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अगर उसके परिवार के ऊपर आगे से जादू करने की कोशिश करता तो वो जादू उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाता जो इस काले जादू को करता। अब सरिता की जो फैमिली थी वो पूरी तरह से सेफ थी, लेकिन काश इस चीज के बारे में उसकी फैमिली को पहले पता चल जाता, उसको पहले पता चल जाता, तो शायद उसके पति को और उसके बेटे को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। और गाइस, आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी जमीन के टुकड़े को लेकर हुई लड़ाई से दो इंसानों की जान चली जाती है। हालांकि कविता के ऊपर सिर्फ शक था कि उसी ने ये काला जादू करवाया है, लेकिन इस बेसिस पर ना तो सरिता उसको कुछ बोल सकती थी और ना ही उसकी पुलिस में रिपोर्ट करवा सकती थी। गाइस, इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि काला जादू कितना ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि अब इस सरिता की फैमिली पूरी तरह से सेफ थी, लेकिन जो उनके साथ हुआ था, क्या वो जिंदगी भर इस पूरे इंसिडेंट को भूल पाएंगे? क्या एक बार को मान के चलिए कि जो उसका पति और उसका बेटा था वो नॉर्मल ऐसे ही एक्सीडेंट में मर गए, उसके पीछे काले जादू का कोई हाथ नहीं था, वो नॉर्मल एक एक्सीडेंट था। तो सरिता के बेटे ने मरते टाइम ऐसा क्यों कहा था कि वो मेरे सामने आ गई थी? अब जब उसने वो करके किसी को बोला है तो ऑब्वियसली वो उसको जानता ही होगा। अब इस कहानी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में काला जादू किसी को बर्बाद करने की इतनी ज्यादा ताकत रखता है। गाइस, आपको इस इंसिडेंट के बारे में सुनकर क्या लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।